नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बहुत स्वागत है आप सबका। कहते हैं कि अगर समर्थ और सक्षम नेतृत्व आपको मिल जाए तो समय और तस्वीर को बदलते देर नहीं लगती। मध्य प्रदेश इसका जीता जागता उदाहरण बनकर सामने। साल 2003 तक मध्य प्रदेश की गिनती और पहचान एक बीमारू स्टेट के तौर पर की जाती थी, लेकिन 2023 में पूरे देश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का नारा बुलंद किया जा रहा है। यह सब कुछ संभव एक कुशल नेतृत्व के द्वारा ही हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान के विजनरी नेतृत्व और कुशल नीतियों से देश में प्रदेश की ये नई पहचान गढ़ी जा रही। साल दर साल कितना बदला मध्य प्रदेश और बीते 20 साल में किन किन सेक्टर्स में क्या क्या बदलाव हुए, इसको लेकर आज हम समीक्षात्मक चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश ने पिछले 7 दशक की राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे। प्रदेश ने कई मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को देखा। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में नई सरकार ने जिन लक्ष्यों को लेकर सत्ता हासिल की थी, आज 20 साल बाद उसका अंतर साफ नजर आता है। पिछले 2 दशक में प्रदेश का परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। जन कल्याण के क्षेत्र में न केवल नए प्रतिमान स्थापित हुए, बल्कि प्रदेश सरकार की कई योजनाएं अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल बनकर उभरी हैं। शिवराज सरकार ने हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार की। नतीजा ये कि आज मध्य प्रदेश की विकास दर 16% से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24% को छू रही है। पिछले 20 साल के सफरनामे पर अगर नजर डालें तो 2003 में मध्य प्रदेश का बजट मात्र 23,161 करोड़ हुआ करता था, जो अब बढ़कर 2,79,236 करोड़ तक पहुंच चुका है। शिवराज सरकार के प्रयासों से प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। 2003 में प्रति व्यक्ति 13,000 रुपए की आय हुआ करती थी, जो अब 1,37,000 हो चुकी है। शिवराज सरकार के अथक प्रयासों का नतीजा है कि 12% थी, वो अब महज 6.5% रह गई। किसान, आदिवासी और महिलाओं के उत्थान के लिए प्रदेश में कई योजनाएं संचालित की गई। लाडली लक्ष्मी योजना के बाद लाडली बहना योजना से महिलाओं को संबल मिल रहा है। वहीं पेसा एक्ट के जरिए आदिवासियों को उनका अधिकार दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद सभी योजनाओं की वक्त वक्त पर समीक्षा करते हैं। उसी का नतीजा है कि बीमारू राज्य का टैग हासिल कर चुके मध्य प्रदेश को अब सारा देश और दुनिया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की राह पर तेजी से अग्रसर पाता है। तो बदलाव के इन 20 सालों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में एक पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों के तौर पर तीन हस्तियां हैं। अतुल सक्सेना साहब हैं, चैतन्य भट्ट साहब हैं और धनंजय प्रताप सिंह जी हैं। आप तीनों से चर्चा करके हम इस निष्कर्ष पर जरूर पहुंच सकते हैं कि क्या और कितना बदलाव मध्य प्रदेश में वास्तविकता के धरातल पर दिख रहा है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हम करते हैं अतुल सक्सेना जी से। अतुल जी, ये बात तो तय है कि वक्त के साथ हर चीज बदलती है, लेकिन प्रदेश की सूरत इन 20 वर्षों में आप कितनी बदली पाते हैं? देखिए पुनीत जी, ये बिल्कुल सच है कि तस्वीरें बदलती हैं, बदलाव होते हैं तो कुछ ना कुछ दिखाई देता है। जहां तक धरातल की बात करें, अगर शिवराज सरकार की बात करें कि जब शिवराज सरकार सामने आई थी, जीत के आई थी, तो एक मुद्दे पे जीत के आई थी कि उस समय बिजली के हालात क्या थे। वो अपन सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश अंधेरे में था उस समय और ये कहा जाता था कि बिजली नहीं मिल रही है। सड़कों की भी हालत खराब थी। अगर इन 2 चीजों पर ही बात करें तो सड़कें, आज गांव की सड़कें बहुत सुधर चुकी हैं। मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र में मैंने बहुत पत्रकारिता की है, मैं कैमरा लेके बहुत घूमा हूं ग्रामीण क्षेत्रों में। आज स्थिति यह है कि पहले सड़कें जहां दिखाई नहीं देती थी, आज वहां सीमेंटेड रोड है, आरसीसी रोड बनी हुई है। गंदगी वहां मतलब कुछ अंदर चले जाएं, बहुत अंदर, तो भले ही अभी हालात हो सकता है कि पूरी तरह से नहीं सुधरे हों, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार की तुलना में इन पिछले भाजपा की शासनकाल में सड़कों में बहुत सुधार हुआ है। बिजली की स्थिति भी देख रहे हैं। शुरुआत के दौर में छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तब दिक्कतें बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज बिजली हमारे पास सरप्लस है। बिजली किसानों को मिल रही है, ये देखी जा रहा है। शहर में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। ये 2 बहुत बड़े बदलाव हैं जो देखने को मिलते हैं। रही बात महंगाई और बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी, महंगाई 2 ऐसे विषय हैं जिन पर पार पाना किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता है।
तो उस क्षेत्र में मुझे लगता है कि अभी शिवराज सरकार को, भाजपा सरकार को बहुत गहराई से चिंतन करने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है। जी चैतन्य जी, अभी हम जब अपनी रिपोर्ट दिखा रहे थे तो उसमें 3-4 अलग अलग क्राइटेरिया पे हमने 20 साल 2 दशकों को देखा। इसमें सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश और प्रदेश, इसमें किसान के पुत्र जब प्रदेश की कमान संभाल रहे हो तो उनसे उम्मीद जो जो की जानी चाहिए, उस लिहाज से आप देखें 3% से आज हम जिस कृषि विकास दर के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या आप इसे सेटिस्फैक्ट्री पाते हैं या कितना परिवर्तन, चेंज आप इन 20 सालों में देखते हैं? देखिए पुनीत जी, जैसा कि आपने भी कहा कि समय के साथ हर चीज बदलती है। आज से 20 साल पहले जो स्थितियां थी समाज की, उसमें बहुत परिवर्तन आया है। लोगों की आय भी बढ़ी है और दीगर चीजें भी बढ़ी हैं। तो किसी भी सरकार के लिए जो 20 साल होते हैं वो वास्तव में बहुत होते हैं, और उस बीच अगर उसने मेहनत की है, लोगों के प्रति अपनी जो काम करने की इच्छा जाहिर की है, उससे फर्क पड़ता है। शिवराज सिंह सरकार के जहां तक 20 साल की बात है, तो मुझे लगता है कि किसानों का जो मुद्दा है, किसानों का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और हर सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार हो, वो किसानों के मुद्दों को बहुत ज्यादा महत्व देती है। क्योंकि हर व्यक्ति को मालूम है कि किसान अन्नदाता है। अगर किसान फसल नहीं उगाएगा या उसकी फसल का उसको वाजिब दाम नहीं मिलेगा तो वो किसानी छोड़ दे। आपने देखा होगा कि बहुत से किसानों ने अपनी किसानी छोड़ दी है और वो शहरों में रोजगार की तलाश में यहाँ वहां भटकते रहते हैं। तो किसानों के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान में दिखती है। ये बात अलग है कि अभी भी किसानों की स्थिति वैसी नहीं है, क्योंकि आज भी दलाली प्रथा जो है वो जारी है। किसान जो अपनी उपज बेचता है उसको कितना पैसा मिलता है, और जब वो बाजार में आती है तब वो हमको कितने में, उपभोक्ता को कितने मिलती है, इससे बड़ा फर्क है। तो किसानों के प्रति जो एक संवेदनशील सरकार का काम होना चाहिए, उसमें बहुत कोशिश की है। और जो बीमारू राज्य की स्थिति थी मध्य प्रदेश की, उसमें भी सुधार हुआ है। एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं सामने आई है। दूसरी बात यह है कि जो एक किसी भी सफल राजनेता के जो गुण होते हैं वो शिवराज सिंह चौहान में बहुत अंदर तक है, और उसके पीछे कारण है कि वो बहुत लंबे समय से राजनीति में। आप देखिए कि वो छात्र जीवन से ही राजनीति में रहे हैं, उसके बाद फिर युवा मोर्चा में भी रहे, और भी दीगर लोकसभा के सदस्य भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, और ये तो उनकी चौथी बार की मुख्यमंत्री की पारी है। अभी तक का रिकॉर्ड श्यामाचरण शुक्ल और अर्जुन सिंह का था कि वो 3-3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये रिकॉर्ड शिवराज सिंह चौहान ने तोड़ दिया है। तो मुझे लगता है कि उनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है जनता से कनेक्ट होना, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनसे शिवराज सिंह चौहान का कद बहुत ऊंचा है। और यही कारण है कि जैसा कि चर्चा भी रहती है कि शिवराज सिंह जी को हटाया जाने वाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो शिवराज सिंह के कद के बराबर हो। तो इन तमाम चीजों को लेकर मुझे लगता है कि बहुत सी योजनाएं, मेरे ख्याल से करीब 300 से ज्यादा योजनाएं पिछले 20 सालों में शिवराज सिंह सरकार ने शुरू की थी, इसमें चैतन्य जी, हम कुछ और योजनाओं के विस्तार में हम जाएंगे, लेकिन जैसे धनंजय जी से भी मैं एक ओपिनियन लेना चाहूंगा। धनंजय जी, अभी हम 4-5 पैरामीटर पर देख रहे हैं, जैसे अतुल जी ने सड़क और बिजली का जिक्र किया। हमको याद है उस दौर का पूरा इलेक्शन सड़क बिजली जैसे मुद्दों के ऊपर हुआ था जिनसे जनता त्रस्त थी। इसके बाद में शक्ल बदलना शुरू हुई प्रदेश की, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में काम हुआ, एक कृषि विकास दर जिस पर अभी चैतन्य भट्ट साहब लंबी अपनी बात रख रहे थे। मैं आपसे पूछूंगा, कुपोषण, आने वाली पीढ़ी को लेकर कुपोषण और शिक्षण संस्थाओं की स्थितियां, क्या इनमें भी आप देखते हैं कि वो विकास हो पाया या वो आगे बढ़ने का क्रम हो पाया 2 दशकों का जितना होना चाहिए? पुनीत, निश्चित तौर पर बदलाव तो आया है। तो जब 2003 में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई थी पहली बार, तब मध्य प्रदेश को आमतौर पे एक बीमारू स्टेट की नज़रिए से देखा जाता था। उसमें बदलाव तो आया है। पहले उस दौर में हम देखें कि कुपोषण से मौत हमारे प्रदेश में सर्वाधिक होती थी। आज कुपोषण से होने वाली मौतों में कमी आई है। शिशु मात्र मृत्यु दर की में कमी आई है जी। तो निश्चित तौर पे इजाफा हुआ है। उसकी वजह है कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी, जननी एक्सप्रेस वगैरह वगैरह जो सुविधाएं सरकार ने दी, उसके कारण स्वास्थ्य संस्थाओं तक के
मरीजों का पहुंचना आसान हुआ। तो ये जो तमाम तरक्की के पैमाने थे उसके कारण बदलाव तो दिख रहा है। दूसरा आपने इशू उठाया था शायद जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मेरा सवाल था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। आधुनिक स्वरूप के कई पैमाने होते हैं, उनमें भी अब मध्य प्रदेश कॉम्पिटिट करने की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ कहते हैं इसमें काफी देर हो गई, आप क्या मानते हैं? निश्चित तौर पे देखो पुनीत जी, आपको इसको आप दो नजरिए से देखें कि एक तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर देखें तो सड़कें पूरे मध्य प्रदेश में 2003 के बाद से लगातार बन रही हैं, लगातार बेहतर हो रही हैं। गांव की सड़कें तहसील तक जुड़ गई हैं, तहसील की जिला से जुड़ गई हैं, जिले की संभाग से जुड़ गई है, संभाग की सड़कें जो है हाईवे से जुड़ गई हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए कि सड़कों का जाल मध्य प्रदेश ने बिछाया है। दूसरा, हम अधोसंरचना विकास को शहरी अधोसंरचना विकास के नजरिए से भी देखें तो देखिए, शहरी अधोसंरचना के विकास में मध्य प्रदेश में इन दिनों तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल शहर में मेट्रो का काम चल रहा है। तमाम बड़े शहरों में आप भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन सभी शहरों में देख लो, फ्लाईओवर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि ये शिवराज सरकार को ये काम जो शहरी अधोसंरचना के हैं ये बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जो अभी काम चल रहे हैं ये जब काम पूरे हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमको शहरी अधोसंरचना में भी एक बहुत अच्छा मॉडल दिखाई देगा मध्य प्रदेश का। हमारी स्मार्ट सिटीज के काम भी जो चल रहे हैं ये भी आज नहीं कल जब भी कंप्लीट होंगे तो एक बहुत अच्छा परिणाम दिखेगा उसका पुनीत जी। तीसरी चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ओवरऑल अगर हम अपन पूरे मध्य प्रदेश को देखें तो देखो मध्य प्रदेश में सोशल सेक्टर और एग्रीकल्चर का सेक्टर, दो बड़े ऐसे सेक्टर हैं जिसमें मध्य प्रदेश ने वाकई में अभूतपूर्व काम किया है। आप गेहूं उत्पादन में देखो, पिछले साल हमने पंजाब जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन में आगे रहता था उसको पीछे पछाड़ दिया था। इसका मतलब ये है कि जब कृषि की अर्थव्यवस्था में विकास हुआ है, बदलाव हुआ है, तो निश्चित तौर पे किसानों की माली हालत, उनकी सामाजिक स्थिति में भी बदलाव हुआ होगा। दूसरा, हम सोशल सेक्टर को देखें तो शिवराज सरकार की जितनी सोशल इंजीनियरिंग की योजना है उससे कहीं ना कहीं एक आम आदमी के जीवन स्तर में बदलाव तो दिखाई देता है, चाहे वो लाडली बहना योजना हो या मजदूरों की योजना हो या महिलाओं पर जो भी योजना। और एक बात और चैतन्य जी कह रहे थे जैसे कि उनका पब्लिक कनेक्ट कमाल का है, वो पब्लिक क्या चाहती है इस बात पर भी पूरा फोकस करते हैं और प्रशासन की मीटिंग्स में वो पब्लिक कनेक्ट से जो भी अब उनको चीजें मिलती हैं उसके बारे में वहां निर्देशित करते हैं। हमारे साथ में अतुल सक्सेना जी। अतुल जी, किसी भी विकास के राह पर बढ़ते हुए एक छोटे इंस्टीट्यूशन को ले लें या अपने स्टेट को ले लें, एक विशाल स्टेट को ले लें, कुछ पैरामीटर्स के ऊपर हम उनको हमेशा कसते हैं अर्थशास्त्र की दृष्टि से। एक बजट का आकार, दूसरा प्रदेश की विकास दर, ये दोनों में एक जमीन आसमान जैसा फर्क हमको दिखता है। लेकिन अब भी कई समीक्षक हैं, कई सरकार के आलोचक हैं, वो कहते हैं कि इसे जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचा। आप क्या पाते हैं? देखिए पुनीत जी, आलोचना की जहां तक बात है वो उसका स्वागत हर किसी को करना चाहिए, लेकिन आलोचना की भी एक सीमा होती है। अब जहां तक विकास दर की बात है, विकास दर सबको पता है कि पहले क्या थी और आज क्या थी, ये कोई छिपने वाली चीज नहीं है। अब रही बात आलोचना की, तो हमें करना है तो करना है, नहीं मानना है तो नहीं मानना वाली बात है, वो स्थिति है। निश्चित है, अच्छा सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि बेहतर से और बेहतर हो, तो वो होना चाहिए। और भी किसी, अगर जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे कि शिवराज सिंह जनता के बीच में जाते हैं, पब्लिक कनेक्ट बहुत अच्छा है। मैं पिछले कुछ महीनों से नोटिस कर रहा हूं, मेरे साथी पत्रकार साथी जो बैठे हुए हैं उन्होंने भी नोटिस किया होगा, पुनीत जी आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि पिछले कुछ महीनों से शिवराज सिंह चौहान जी की बॉडी लैंग्वेज एकदम बदल गई। वो मंच पर डाइस पर खड़े नहीं होते, माइक पकड़ते हैं, पूरे मंच पर घूमते हैं और एक एक व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं। मतलब जितने फिट का मंच होता है उस दायरे में उस जितने लोग होते हैं कोशिश करते हैं कि मैं सबसे कनेक्ट हूं, और बिल्कुल इस अंदाज में बात करते हैं कि उनको एक एक व्यक्ति की हर तकलीफ की चिंता है। तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए आने वाले चुनाव में बहुत फायदा पहुंचाने वाला होगा, और ये अनुभव से आया है। उन्होंने समझा है कि क्या तकलीफ है, हमें किन तकलीफों को कैसे दूर करना है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए।
रही बात विकास और बाकी चीजों की, दिन पे दिन सुधर रहा है, दिन पे दिन देखे जा रहे हैं, उसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। हाँ, सुधार की गुंजाइश कभी खत्म नहीं होती, बेहतर से बेहतर की तरफ और बेहतर की तरफ हर किसी को प्रयास करना चाहिए। चैतन्य भट्ट साहब, अब तक हमने जिन भी सेक्टर्स की बातचीत की है वो अलग अलग पैरामीटर्स है विकास के, लेकिन नौनिहालों की अगली पीढ़ी की बात किए बिना कोई विकास संभव नहीं हो सकता। इसमें एक है सेहत और दूसरी है एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। इन 20 वर्षों में चूंकि ज्यादातर समय बल्कि अधिकांश समय सरकारों से उम्मीद की जाती है कि आप एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए बेहतर काम करें, एक मॉडल लाएं। क्या ये मॉडल सरकार पेश कर पाई है, एक स्ट्रक्चर दे पाई है? ये देखिए पुनीत जी, इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं निराशा है, क्योंकि किसी भी समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए जो तो बुनियादी चीजें होती हैं वो होती है शिक्षा और स्वास्थ्य। अशिक्षा सबसे बड़ा अभिशाप माना जाता है। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो निश्चित तौर पे उसका जो जीवन है वो ठीक नहीं चलता है। लेकिन आप देखिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम देखें मध्य प्रदेश को, तो अभी काफी पिछड़ा हुआ है। जिस तरह से सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं होना चाहिए, अस्पताल होने चाहिए सरकारी, वो व्यवस्था है नहीं। अभी भी आप देखिए कि हजारों डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है, जो और पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी कमी है। इसी तरह शिक्षा की स्थिति यह है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत बदतर है। दूसरी बात, जब सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं तो सरकार की एक नई नीति है जो काफी लंबे समय से चल रही है कि 25% जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाए। तो जब आप सरकारी स्कूल के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज देंगे जिसकी फीस सरकार देती है, तो आपके सरकारी स्कूल धीरे धीरे उनकी संख्या बच्चों की कम होती जाएगी और एक दिन वो बंद हो जाएंगे। अभी भी आप देखिए कि टीचर्स की संख्या बहुत कम है, जहाँ बच्चे ज्यादा है वहाँ टीचर्स नहीं है। कई कॉलेजेस में प्रिंसिपल की कमी है। तो ये शिक्षा जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है किसी भी सरकार के लिए, उस पे निश्चित तौर पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। बीच बीच में अलग तरह की नीतियां बनती हैं और दूसरी तरफ जो शिक्षकों को पीर बवर्ची भिश्ती खरसरी की स्थिति में ला दिया है कि हर काम शिक्षकों के ऊपर डाल दिया है। अब जब शिक्षक पढ़ाएगा नहीं, दूसरे कामों में, दीगर कामों में, सरकारी कामों में लगा रहेगा, तो उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो इस बात को ध्यान, ठीक है स्कूलों के बच्चों को डुबाने के लिए बहुत सी योजनाएं सरकार ने चलाई, उनको ड्रेस दी जा रही, उनको साइकिल दी जा रही, उनकी फीस नहीं ली जा रही, उनको अनाज दिया जा रहा है। लेकिन जब आप धीरे धीरे प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजोगे तो वो जो आपके सरकारी स्कूल है वो धीरे धीरे उनकी बच्चों की संख्या कम, क्योंकि सरकारी स्कूल में आज भी गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं और वो स्थिति ऐसी है कि उन बच्चे के माँ बाप काम पे चले जाते हैं, उनके भाई बहनों को देखने की जिम्मेदारी उन बच्चों पे होती है, छोटे बच्चों पे होती है, तो वो अक्सर स्कूल नहीं जाते। मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों को और सरकारी अस्पतालों को बहुत सुदृढ़ बनाना होगा, ताकि ये जो निजी अस्पताल है, जो बड़े बड़े निजी अस्पताल खुल गए जहाँ पे आम गरीब को लूटा जाता है, मरीज को लूटा जाता है, लाखों का बिल बना दिया जाता है, उससे निजात पाई जाए। और दूसरा जो सरकारी स्कूल है उनकी स्थिति बहुत बेहतर बनाना चाहिए। अभी ठीक है सीएम धनंजय जी भी जा रहे हैं, धनंजय जी भी अपने इसमें कोई पॉइंट रखना चाहते हैं। और एक सवाल और है धनंजय जी से, अगर हम इन 20 सालों में कंपेयर करें, 5 से 4 गुना ज्यादा, पहले 5 मेडिकल कॉलेज थे, अब 4 गुना ज्यादा मेडिकल कॉलेज, इसके बावजूद ये कमी का अनुपात जो है वो वैसे का वैसा दिखाई पड़ता। वजह आप इसकी क्या पाते हैं? देखो पुनीत, हम थोड़ा इसको समीक्षा करें कि मध्य प्रदेश में पहले आप जानते हैं 5 ही मेडिकल कॉलेज थे। जी हाँ। अब लगभग संख्या 20 से ज्यादा हो गई है। जी, 24 है। मतलब ये सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या है, निजी मेडिकल कॉलेजों की संख्या निश्चित तौर पे अलग है। दूसरा, जब मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे तो डॉक्टर्स बढ़ेंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी, मरीजों को इलाज अच्छा मिलेगा, ये तो स्वाभाविक बात है। लेकिन आप इसका दूसरा पहलू वो देखिए कि हम सरकारी मेडिकल सुविधाओं को भले ही कितनी ही बुरी क्यों ना कहें, लेकिन जब एक पूरे देश में महामारी का दौर आया था 2020 में कोविड का, तो सिर्फ सरकारी अस्पताल ऐसे थे जहां इलाज मिला था। आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा प्राइवेट अस्पताल था जो चालू था? सारे निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने अपने शटर बंद कर दिए थे। तो थोड़ा सा हमको ये देखना चाहिए कि आज से 15 साल 20 साल पहले हमारे प्रदेश में डॉक्टरों की संख्या, सरकारी डॉक्टरों की संख्या बमुश्किल 500-600 होती थी, तो आज कम से कम कई गुना ज्यादा हुई है। सरकार निरंतर भर्तियां निकाल रही है, डॉक्टरों को अच्छा वेतनमान दिया जा रहा है, उनको सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, डॉक्टर्स आ भी रहे हैं। अब तो डॉक्टर्स गांव की तरफ भी
सर्विसेज, गवर्नमेंट की सर्विसेज देने को तैयार हो रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये जो सरकार का प्रयास हुआ है ये थोड़े दिन में रंग लाएगा और अच्छी सुविधाएं प्रदेश में होंगी। दूसरी बात पुनीत, आप शिक्षा की बात कर रहे थे, तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी बात वही कहूंगा जैसा चैतन्य जी ने कहा कि शिक्षा की हालत में सुधार होना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए। मुझे लगता है कि शिक्षा की हालत में कुछ वर्षों बाद सुधार दिखाई देगा हमको सरकारी स्कूलों में। दरअसल सरकार ने जो पिछले कुछ वर्षों में प्रयोग किए थे, आप देखिए हर जिले में एक उत्कृष्टता स्कूल खोला गया था, एक्सीलेंस स्कूल खोला गया था। आप देखिए 900 करीब सीएम राइज स्कूल खोले जाने हैं और उसका पहला चरण तो इस साल लगभग शुरू हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। तो जब सीएम राइज स्कूल खुलेंगे 10 गांव, 15 गांव, 20 गांव के बीच में एक अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर का सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट से भी बेहतर शिक्षा देने वाला जब स्कूल होगा तो निश्चित तौर पे हमारी शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा, शैक्षणिक संस्थाओं में भी सुधार आएगा। और ये जब सीएम राइज स्कूल पूरे अच्छे स्थिति में रन करने लगेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे सरकारी स्कूलों की शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार आएगा। ठीक है, अतुल जी भी शायद इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अतुल जी, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? एक छोटा सा सवाल और है, एजुकेशन की गुणवत्ता को लेकर भी बहुत सारी सरकारों ने काम करने का दावा किया। इन 20 वर्षों में नो डाउट इस पे काम हुआ, लेकिन क्या वैसे कॉम्पिटिटिव बच्चे हम दे पा रहे हैं, उनको वैसी एजुकेशन दे पा रहे हैं? देखिए पुनीत जी, बिल्कुल जो बात अभी धनंजय जी ने कही है, बिल्कुल जो एक्सलेंस स्कूल खुले थे अब सीएम राइज स्कूल खोलने वाले हैं। हाँ। और अगर अपन कंपेयर करें प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की परसेंटेज की, क्वालिटी की और सरकारी स्कूल के बच्चों की क्वालिटी की और परसेंटेज की, आप सरकारी स्कूल के बच्चों को कहीं कमतर नहीं पाएंगे। मेरिट लिस्ट जब सामने आती है बोर्ड की, एमपी बोर्ड के एग्जाम्स की, तो आप खुद देख सकते हैं। जहां तक कंपटीशन की बात है, आज सरकारी स्कूल के बच्चे भी आईआईटी, आईआईएम में बराबर पार्टिसिपेट करते हैं, कंपीट करके सेलेक्ट होते हैं। अभी लगातार रिजल्ट चले आ रहे हैं, आप देख लीजिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के रिजल्ट आए, किसी भी उसके आए, कॉलेज में एडमिशन के रिजल्ट आए, किसी भी प्रतियोगिता के रिजल्ट आए, आप उसमें देखेंगे कि सरकारी स्कूलों के बच्चों का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा है। जहां तक प्रदर्शन की बात है, कि एडमिशन की बात है, कि सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चे कम जाते हैं, गरीब के बच्चे जाते हैं, तो मुझे लगता है उसमें सरकार के प्रयास के साथ साथ समाज के प्रयास की भी जरूरत है। समाज के लोगों को भी यह समझना होगा और विश्वास करना होगा, भरोसा करना होगा कि यहां बेहतर एजुकेशन दी जा सकती है। और रही बात सीएम राइज स्कूल की, निश्चित बात है आज कंप्यूटर क्लासेस हो गए, आज स्मार्ट क्लासेस हो गए सरकारी स्कूलों में। आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप जाके देखेंगे कि स्मार्ट क्लासेस में बच्चे पढ़ते दिखते हैं। हाँ, संख्या कम है, तो इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए मुझे लगता है सरकारी प्रयासों के साथ साथ सामाजिक प्रयासों को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। चैतन्य जी, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना चाहें, स्कूलों पर खर्च करना चाहें, बजट का आकार आप बड़ा करना चाहें, सबके लिए जरूरी यह होगा कि प्रदेश कॉम्पिटिटिव रहे, प्रतिस्पर्धा में आगे रहे, और उसके लिए जरूरी कि आपके पास अच्छा खासा इंडस्ट्री हो, अच्छा खासा इंडस्ट्री में निवेश आए। इन 20 वर्षों में वो माहौल बदला है? देखिए पुनीत जी, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश उद्योगों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। आप देखिए कि इंदौर में अभी जो समिट हुई थी उसमें बहुत से जो बड़े बड़े उद्योगपति उन्होंने अपना उद्योग लगाने की बात की थी। उसके पहले भी कई बार समिट हो चुके हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में, और काफी पैसा भी कमलनाथ ने भी किया था, उसके पहले शिवराज सिंह चौहान भी कर चुके हैं। लेकिन उद्योग क्यों नहीं आ रहा है, इस बात पे ध्यान रखना। अभी हमारे जबलपुर में करीब 4-5 साल हो गए आईटी पार्क खुला हुआ है, जिसमें बड़ी बड़ी आईटी कंपनी आने वाली थी, लेकिन आज भी वो मामले जमीन के आवंटन के मामले में उलझे हुए। दूसरी बात, महाकौशल जो बहुत समृद्ध है तमाम चीजों से, वहां भी कोई उद्योग नहीं आ रहा है। और जब तक उद्योग नहीं आएगा तब तक आप समझ लीजिए कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए मजबूरी हो कि वो हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, बॉम्बे जाके अपनी नौकरी करें। जिस दिन मध्य प्रदेश में अच्छी निवेश हो जाएगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खुल जाएंगी, तो मुझे लगता है कि ये जो शहर है इनके बच्चे यहीं पे काम करने लगेंगे। आज की तारीख में आप इंदौर को छोड़ दें या ग्वालियर को, वहाँ भोपाल के पास मंडी द्वीप है, वहाँ उद्योग है, उनको छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि जबलपुर हो या और छोटे छोटे शहर जैसे सिवनी है, सागर है, दमोह है, बंडा है, इस यहाँ जो स्थिति है वो ये स्थिति है कि वहां पे सिर्फ बूढ़े और रिटायर्ड लोगों के शहर बन गए हैं, क्योंकि किसी बच्चे के पास काम नहीं है उनकी योग्यता के अनुसार।
अगर IIT पास कर किया बच्चे ने तो वो उसको बाहर जाना पड़ता है, इंजीनियर है तो उसको बाहर जाना चाहूंगा इस पर पड़ता है। धनंजय जी भी अपनी बात रखें, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रख रहे हैं। महाकौशल जैसा एक समृद्ध इलाका जहां नर्मदा जैसी नदी है, वहां उद्योगों की जितनी प्रबल संभावनाएं खुद सरकारों ने जताई, क्या इन 20 वर्षों में उस राह के ऊपर आप उसे आगे बढ़ता पाते हैं? धनंजय जी देखो पुनीत जी, चैतन्य जी की काफी बातें ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सा ना, हाँ पुनीत जी, मैं बता रहा था कि चैतन्य जी जो बात रख रहे हैं उद्योगों को लेकर के, तो बात सही है उनकी, लेकिन थोड़ा सा इसको हमको दूसरे नजरिए से देखना चाहिए, खासतौर से सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में निवेश की स्थिति क्या है। पिछले, मुझे लगता है कि शिवराज सरकार ने 2009-10 में इन्वेस्टर समिट की खजुराहो से शुरुआत की थी, तो हम वो पूरे आज 12-13 साल का पीरियड देखें तो 12-13 साल में मध्य प्रदेश में जो निवेश आया, उद्योग आए, वो एक बहुत मध्य प्रदेश के लिए एक सकारात्मक बात है कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में निवेश आया, उद्योग आया और हमारे लोगों को रोजगार मिला। दूसरा, आप ये देखो, अभी हम पिछले 3 साल का ही, मैंने अभी इन्वेस्टर समिट जब हुई थी तो उस पर स्टोरी बनाई थी कि पिछले 3 साल में कोविड काल के दौरान भी जी जो था करीब 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश में आया था, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपकी बातों से एक बात क्लियर है धनंजय जी, जैसा आप कहना चाह रहे हैं कि जाहिर तौर पर आपको अपना टारगेट, अपना लक्ष्य ऊपर और बड़ा ही रखना पड़ेगा, तब आप उसकी तरफ तेजी से अग्रसर हो पाएंगे। कुछ चीजें इसमें जरूर कम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी तरफ ध्यान नहीं है। पिछले समिट से, पिछले बार की चूक से ध्यान रखते हुए आगे भी बढ़ा जा रहा है और एक पॉजिटिव माहौल तो है। दिशा इस पॉजिटिव माहौल को और लगातार आगे बढ़ाने की है, देने की है। यह काम सरकार कर रही कि नहीं कर रही, इस पर हम चर्चाएं लगातार करते रहेंगे। आप तीनों का मैं धन्यवाद करता हूं जो आपने लिमिटेड टाइम में अपनी बात रखी। धन्यवाद, नमस्कार।